नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गर्ग। आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर। देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि आपको कई बार तो ये समझ में नहीं आएगा। आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो हम देखते हैं और फिर उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि पूरा केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बार में समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई शंका इस केस से रिलेटेड, कोई भी डाउट इस केस से रिलेटेड रह नहीं जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा केस है जिसके चक्कर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इतना ईडी के और इतना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस केस के चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने उनके ऊपर ये केस किया है, बीजेपी के लीडर हैं और 2012 में उन्होंने इस पर केस किया था। उनका कहना था कि जेल की चक्की दोनों जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पीसेंगे, या तो वो जेल में जाएंगे या फिर वो इटली भाग जाएंगे। इतना बड़ा बयान सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था, तो कुछ तो बात में दम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस केस को। और देखिए, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वीडियो को बिल्कुल भी निकालना मत आगे, आप बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करना, नहीं तो फिर लिंक जो है वो टूट जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड है क्या। देखिए, नेशनल हेराल्ड सबसे पहले मैं बता दूं कि एक न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर चालू कब हुआ? तो 1937 में जब अंग्रेज लोग थे, तब नेहरू जी उन्होंने सोचा कि हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो जो अखबार प्रकाशित होते थे उस समय के, वो अंग्रेजों की बातों को करते थे और अंग्रेजों के ही अखबार थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक कंपनी बनाई, AJL। अब AJL क्या है? तो देखिए, किसी भी पेपर को चलाने के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स है तो जो HT मीडिया लिमिटेड है वो उसको चलाती है। इसी तरीके से हम जितने भी अखबार पढ़ते हैं ना, जैसे कि दैनिक भास्कर पढ़ते हैं या पत्रिका पढ़ते हैं, कोई एक कंपनी होती है जो कि अखबार को संभालती है। कंपनी क्यों चाहिए? क्योंकि कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहाँ पे ऑफिस डालना है, कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, वो सारा जो देखती है वो एक कंपनी देखती है। तो इसका नाम था AJL, जो उन्होंने कंपनी डाली। अब ये जो कंपनी डाली, इसके लिए पैसा कहाँ से आया? क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, पेपर निकालना है। तो इन्होंने क्या किया कि 5000 स्वतंत्रता सेनानी, 5000 फ्रीडम फाइटर्स, उनका पैसा लिया और लगाया। और सबके अलग अलग शेयर्स थे, किसी के 2 शेयर्स थे, किसी के 100 शेयर्स थे, किसी के 5 शेयर थे। तो अलग अलग लोगों के शेयर्स थे। 5000 लोगों के उस कंपनी के अंदर शेयर्स थे। और इन्होंने स्टार्ट किया पेपर। देखिए, 3 लैंग्वेजेस में इन्होंने पेपर स्टार्ट किया। जो हिंदी वाला था उसका नाम था नवजीवन, जो इंग्लिश वाला था उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, और जो उर्दू वाला था उसका नाम था कौमी आवाज़। अब देखिए, नेशनल हेराल्ड धीरे धीरे इतना फेमस हो गया और इतने लोग इसे पढ़ने लगे, देश के अंदर काफ़ी नाम हो गया। लेकिन 1948 के बाद जब देश आज़ाद हो गया, धीरे धीरे इसकी वैल्यू गिरती गई। यानी कि लोगों ने धीरे धीरे, बहुत अखबार निकल गए, इसे पढ़ना कम कर दिया। लेकिन नेहरू जी का कहना था कि मैं चाहे ये कितना भी घाटे में चले जाए, लेकिन चाहे मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन इसे बंद नहीं होने दूंगा। क्योंकि उनकी एक आस्था, उनका एक जो है ना, मन से वो जुड़ा हुआ था। और सच बात ये है कि कांग्रेस की ही धीरे धीरे उसके अंदर बातें होने लगी थी। कांग्रेस को वो आगे पेपर बढ़ा रहा था। जितने भी अपनी घोषणाएं थी या जो भी वो करना चाहते हैं या जो भी अपने मन की बात थी, वो उस पेपर में लिखते थे और वो लोगों तक पहुँचती थी। यही कारण था कि घाटे में जाने के बाद भी उसे बंद नहीं किया गया। धीरे धीरे कांग्रेस जो थी पार्टी, वो उसे लोन देती गई। अब देखिए, जो ये कंपनी है AJL, वो किसी एक आदमी की नहीं है, वो 5000 फ्रीडम फाइटर्स की है। तो अब ये एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी आगे के लिए कि किसी भी एक आदमी का मालिकाना हक इस कंपनी पर नहीं है। 5000 लोगों के शेयर्स है और वो 5000 लोगों की ही ये AJL कंपनी है। अब धीरे धीरे घाटा बढ़ता गया। लेकिन क्या हुआ कि 2008 आते आते ये कंपनी बिल्कुल, और देखिए बीच में क्या होता था, जब भी इसको घाटा होता था तो कांग्रेस इसको लोन दे देती थी। धीरे धीरे लोन जो है वो 90 करोड़ रुपए का हो गया। एक बात ये ध्यान रखनी कि 90 करोड़ का लोन हो गया AJL के ऊपर। अब देखिए कि हुआ क्या कि 2008 में इन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद कर देते हैं, इस अखबार को। यानी कि कंपनी बंद नहीं होगी, अखबार बंद होगा किसी भी एक कंपनी का। जैसे कि नेस्ले मान लीजिए एक कंपनी है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट है। अब कोई एक प्रोडक्ट चल नहीं रहा तो ऐसा नहीं है नेस्ले बंद हो जाएगी, वो कोई और बिजनेस करने लगेगी। तो इन्होंने क्या किया कि अखबार बंद कर दिया और क्या किया कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ थी ना इनकी, अब देखिए अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ है इनके पास। इन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी धीरे धीरे इकट्ठी की। कुछ लीज पे थी और कुछ इनको डायरेक्टली भी दी गई। अब जो प्रॉपर्टी थी उसकी जो कीमत है, जो इनके पास एसेट्स हैं, वो करीब करीब 2000 करोड़ रुपए के हैं। अब ये जो 2000 करोड़ रुपए ये कहाँ से आए? ये तो सरकारी आंकड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम कम पैसे में खरीदते हैं,
फिर उसे बैकडोर से कुछ और पैसा देते हैं ताकि उस पर टैक्स ना लगे, तो वो गलत तरीका है। पर ऐसा आपने देखा होगा। तो जो ये 2000 करोड़ रुपए, ये तो सरकारी आंकड़ा है, बाकी लोगों का कहना है कि 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एजेएल के पास है। अब देखिए, जो एजेएल चाहती तो वो जो 90 करोड़ रुपए का कर्जा था वो कांग्रेस को किसी भी एक प्रॉपर्टी बेचकर दे देती। उनके अलग अलग जगह पे नई दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर है, भोपाल है, और भी कई जगह, लखनऊ है, कई जगह पर इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज इनकी मौजूद है। अब ये चाहती तो किसी भी एक जगह की प्रॉपर्टी बेच के या थोड़ा सा हिस्सा उस प्रॉपर्टी का बेच के 90 करोड़ का कर्ज अपना उतार सकती थी। वो 90 करोड़ किसको देने थे? कांग्रेस को। एजेएल कांग्रेस को 90 करोड़ देती और बात यहाँ पर खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए ट्विस्ट कहाँ पर आता है। ट्विस्ट आता है कि 2010 में एक नई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। किसने खोली? तो देखिए 76% यानी कि 76% जो शेयर थे इस यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के, वो थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर। जो बाकी के बचे हुए 24% शेयर थे उसमें से 12% शेयर दो लोगों के नाम पर थे, वो थे मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। अब देखिए 76% शेयर यानी कि कंपनी है इन दोनों की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। इन्होंने क्या किया कि यंग इंडिया लिमिटेड, इनका काम क्या था, किस काम में कंपनी थी? इनका कहना था कि ये काम है इसका लोगों की सहायता करना, जो भी देशभक्ति है उसको आगे बढ़ाना, इस तरीके का काम करता था। इस कंपनी का नो प्रॉफिट कंपनी थी, यानी कि इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, जितना भी पैसा इकट्ठा करेगी वो जनहित में या लोक कल्याण में या जो भी काम करेगी उसमें लगा देगी। अब देखिए बात कहाँ पर बिगड़ती है कि ये जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये 50 लाख रुपए देती है कांग्रेस को, ठीक है। और कांग्रेस क्या करती है बदले में, कहती है कि ये जो एजेएल है इसको आप रख लो। कांग्रेस को कितने रुपए चाहिए थे? 90 करोड़ रुपए। और 90 करोड़ रुपए वो किसके थे? उन 5000 शेयर होल्डर्स के, क्योंकि इतने सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं आपके, तो उन लोगों से बिना पूछे इसने क्या किया, एजेएल को बेच दिया। यानी एजेएल को दे दिया किसको? यंग इंडिया लिमिटेड को, कि आप जो करना है, आपको वसूलना है या जो भी करना है आप करें, हमारा काम हो गया। 90 करोड़ रुपए की जगह इन्होंने क्या ले लिया? केवल 50 लाख रुपए, और बात को रफा दफा कर दिया। अब जो उसके पास प्रॉपर्टी थी एजेएल के पास 2000 करोड़ रुपए की, ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से, बाकी इसकी प्रॉपर्टी की कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, वो डायरेक्टली किसके पास आ गई? एक नई बनी कंपनी जो 2010 में बनी है यंग इंडिया लिमिटेड, इसके पास आ जाती है। यानी कि इन्हें गलत तरीके से, जो सुब्रमण्यम स्वामी है उनका कहना है कि गलत तरीके से बैकडोर से इन्होंने एक नई कंपनी बनाकर 50 लाख रुपए केवल इस कंपनी ने दिए, और बदले में इस कंपनी के पास क्या किया? 2000 करोड़ रुपए या उससे भी ज़्यादा की जो पूरे एसेट्स थे एजेएल के, वो इनके पास आ गए। जबकि ये चाहती, अगर एजेएल चाहती, ये कंपनी चाहती, जबकि एजेएल में भी क्या था, अब एजेएल चाहती तो कैसे चाहे, क्योंकि इसके ऊपर भी जो हक है वो तो कांग्रेस के लीडर्स का, धीरे धीरे कांग्रेस के लीडर्स का इसके ऊपर हक हो गया। और कांग्रेस के लीडर मतलब कौन, आप समझ सकते हैं, जो 2-4 लोग ऊपर बैठे हुए उनका हक है। कांग्रेस को कौन चला रहे हैं? वही 2-4 लोग चला रहे हैं, और जो ये नई कंपनी खोली है वो भी उन्हीं 2-4 लोगों ने खोली है। तो जो ये तीनों कंपनियां हैं अलग अलग, उसको ये बस 2-4 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली उस कंपनी का हक नहीं ले सकते थे, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि डायरेक्टली अधिग्रहण नहीं कर सकते थे। इन्होंने बैकडोर से एक नई कंपनी बनाई, नो प्रॉफिट वाली कंपनी, और 50 लाख रुपए केवल दे के कांग्रेस को, जबकि 90 करोड़ का कर्ज वसूलना था, 50 लाख में ही कांग्रेस मान गई, और जो पूरे एसेट्स थे वो इस कंपनी को दे दिए। तो ये एक पूरा केस है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2000, पहले तो इस पर बात पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी 2-3 साल तो, लेकिन में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर केस ठोक दिया। और उसके बाद में जो जज थे उन्होंने देखा, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि केस लेने लायक है कि नहीं, लेकिन उन्होंने देखा, पूरे केस को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये केस लेने लायक है, और जो कुछ तथ्य वो उन्हें समझ में आए, उसकी जांच बैठाई। और अब धीरे धीरे ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी पूछताछ हो रही है, सीबीआई भी पूछताछ कर रही है, और कई अलग अलग तरीके से जो भी घोटाले हुए हैं। देखिए जो 2011-12 का जो इनकम टैक्स भरा था वो भी इन्होंने ये शो नहीं किया कि इस कंपनी का अधिग्रहण हमने किया है, हमारे पास ये पैसा है, क्योंकि वो जो एसेट्स थे 2000 करोड़ रुपए के, उसके जो उन्होंने खरीदे एक तरीके से, उसका जो टैक्स भरना था वो भी नहीं भरा गया, उसमें भी घपला पाया गया, क्योंकि ये बताना नहीं चाहते थे उस समय पे कि ये कंपनी, ये जो पूरे एसेट्स हैं एजेएल के, वो उन्होंने अपने नाम पर या इस कंपनी के नाम पर कर लिए हैं। तो ये पूरा मामला है। सुब्रमण्यम स्वामी का साफ कहना है कि अगर ये केस चला तो या तो इन्हें जेल में जाना ही पड़ेगा, वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए, इतना खतरनाक ये केस है, या फिर ये उससे पहले ही जो इनकी सज़ा हो उससे पहले ये इटली देश छोड़कर भाग जाएंगे। आपको
आपको अब ये पूरा जो मामला था ये समझ में आया या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस पूरे मैटर में आपका क्या कहना है कि क्या सच में घोटाला हुआ है? देखिए कांग्रेस है जो, उनका कहना है कि ये जो पहले कंपनी थी वो भी कांग्रेस की थी, बाद में भी कांग्रेस की रही, तो वो कांग्रेस उस कंपनी का कुछ भी करे, इसमें तीसरे आदमी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग ईडी उनसे सवाल इस मामले में पूछ रही है कि फिर अगर ज़रूरत नहीं थी तो फिर ये नई कंपनी बनाकर उसे देने की, ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत है। हालांकि ये पूरा मामला चल रहा है और देखते हैं कि इस मामले में होता है क्या।